गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, सामाजिक आंदोलन जो 19वीं सदी में भारत में घटित हुआ, उसमें एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में हम थियोसॉफिकल सोसाइटी को भी देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी कि जहाँ इसकी स्थापना की बात करें तो भारत में नहीं हुआ था, फिर भी ये भारत के सामाजिक आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया। वो कैसे दिया, किन लोगों ने दिया, इसके बारे में हम लोग भली भांति आज समझेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। मित्रों, ये छोटा सा वीडियो होगा और पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा और कई सारे तथ्य आपको मिलेंगे जो कि यहाँ पे समाहित किए गए हैं। तो चलिए मित्रों, देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी थियोसॉफिकल जो वर्ड है वो जो है थियोसॉफिकल, थियोज एवं सोफिकल से बना है। थियोज का अर्थ होता है ईश्वर और सोफिकल का अर्थ होता है ज्ञान। इसका मतलब हुआ कि थियोसॉफिकल का अर्थ हुआ कि ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान। ठीक है, तो ये इसका शब्दावली था, समझ गए। इसकी जो स्थापना हुआ था ये 1875 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था, न्यूयॉर्क में। ठीक है, और अगर यदि इन डीप में अगर ये पूछा जाए कि ये कहाँ से प्रेरणा लिया था कि इसकी स्थापना हो, तो ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से ही ये प्रेरणा लिया था कि एक थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हो जो कि अन्य धर्मों, प्राचीन धर्मों का जो है उसकी खोज करे और उसके बारे में जाने। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसके संस्थापक कौन थे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपको बार बार कि संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक में आप देखेंगे एचपी ब्लाटेवस्की, जो रूसी जर्मन एक महिला थी, और दूसरा इसके साथ जो संस्थापक है वो अमेरिकी फौज में काम करते थे, कर्नल हेनरी अल्काट। ठीक है, तो ये दोनों जो है मिल करके थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। 1882 ईस्वी में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक जो प्रमुख मुख्यालय बना, वो शाखा कर सकते हैं मुख्यालय भारत में, वो अडियार में बना, जो आज जो है मद्रास में है। इसको बहुत इम्पोर्टेंट ये और ये पॉइंट को याद रखना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय था वो कहाँ बनाया गया, अडियार में बनाया गया। कब? 1882 ईस्वी में। तो मित्रों, यहाँ तक हम लोग सिर्फ ये देखें थियोसॉफिकल सोसाइटी का अर्थ क्या होता है, इसकी स्थापना कैसे कौन किया और किसकी प्रेरणा से किया, कहाँ इसका मुख्यालय है। अब जो मुख्य बात यह है कि इसमें जब शामिल हुई एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट का चूंकि अब एक अलग से हम इसका जीवनी के बारे में बताएंगे। मित्रों, ये अपने पति से डाइवोर्स लेकर के हिंदू धर्म के तरफ इंक्लाइंड हो गया था और इन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म उद्धारक का में और सामाजिक सुधार में काम नहीं किया, बल्कि यूँ कहें कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाया। इससे ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कांग्रेस में पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, महिला के रूप में कांग्रेस का अध्यक्ष सबसे पहले कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। इस पर विस्तार से हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जब से एनी बेसेंट की मुलाकात जो है एचपी ब्लाटेवस्की से हुआ, तब ब्लाटेवस्की के प्रभाव में आकर ये जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया और 1888 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ले ली। ठीक है, तो चलिए अभी थियोसॉफिकल सोसाइटी में हम देखें कि अभी एनी बेसेंट जुड़ गई है। तब हम लोग देखेंगे आखिर जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था, इसका जो निर्माण हुआ था, स्थापना हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या थे। इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य मित्रों, इसको समझिए, क्योंकि यहाँ पे लोग पढ़ना छोड़ देते हैं, यहाँ तक ही समझते हैं, इसको नहीं देखते हैं। उद्देश्य को अब समझना है। जो वर्तमान जो प्रश्नों के जो ट्रेंड आ रहे हैं वो उसमें यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांसेस बनते हैं अगर डीप में जाएंगे तो। इसके उद्देश्य क्या है, प्राचीन धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना था, जैसे कि हिंदू, बौद्ध, जोरास्ट्रियन इत्यादि धर्म का, कि प्राचीन में उसकी जो महत्व था और प्राचीन में जो उसका दर्शन था उसको उजागर करना था। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में जिस समय थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना हुआ था, उस समय इन धर्मों में कहीं न कहीं कुरीतियाँ, आडंबर इत्यादि जो अंधविश्वास इत्यादि समा गए थे, तो उस चीज़ को उजागर करने की कोशिश किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण बात था थियोसॉफिकल सोसाइटी का कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड का नारा दिया उन्होंने, वैश्विक भाईचारा के बारे में एडवोकेट किया, यानी उसके वैश्विक भाईचारा के विचार को आगे बढ़ाया।
और तीसरा लास्ट नोट बट लिस्ट, आप इंपॉर्टेंट है ये कि प्रकृति के उस नियम को ढूंढना चाहता था इस सोसाइटी के लोग जो अभी तक ढूंढे नहीं जा चुके हैं। अर्थात यूँ कहे कि प्रकृति के नियम का खोज करना चाहता था, देवी शक्ति के बारे में जो वो सुना था उसको जानना चाहता था। तो यही 3 इसके मूल उद्देश्य थे। मित्रों, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रेरणा, उद्देश्य, कहाँ स्थापना हुआ, ये सब सारी चीज़ें हम लोग जान गए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम जाने कि एनी बेसेंट का इसमें अहम योगदान रहा। तो हम एनी बेसेंट का योगदान देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी में, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एनी बेसेंट का योगदान क्या था? कर्नल अलकाट जो इनके संस्थापक सदस्य थे, 1907 ईस्वी तक पदेन अध्यक्ष रहा जब से इनका स्थापना हुआ था। 1907 ईस्वी में जब कर्नल अलकाट की मृत्यु हो गया, उसके बाद से एनी बेसेंट इसका अध्यक्ष बनी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 1907 से 1933 ईस्वी तक, 1907 से अगर जाएंगे तो 1933 ईस्वी तक जो है एनी बेसेंट जो है इसका थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। और अगर यह कहा जाए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर कुछ सफलता मिला या सफलता का श्रेय किसी को जाता है तो एनी बेसेंट को जाता है। मित्रों, यहाँ पे यह भी बताना चाहूँगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो शाखाएं था पूरे भारत में बनाए गए थे, पूरे भारत में शाखाएं था। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि भारत के किस हिस्से में थियोसॉफिकल सोसाइटी सफल हुआ तो दक्षिण भारत में सफल हुआ। तो ये सब चीज़ अगर किसी भी प्रकार से आपको पूछा जाए तो आपका समझ विकसित हो जाना चाहिए। और दक्षिण भारत में आप देख रहे हैं कि चूंकि मुख्यालय कहाँ है दक्षिण भारत में, मद्रास में, अडयार, आज जो चेन्नई है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा इसका वहाँ सफलता मिला। ठीक है, आगे देखेंगे 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, बनारस हिंदू स्कूल। ठीक है, बनारस हिंदू, या तो आप कह सकते हैं इसको पहला नाम जो ये था सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किया बनारस में। सेंट्रल हिंदू स्कूल, ये स्कूल का स्थापना की थी कौन? ये एनी बेसेंट। यहाँ पे पुनः एक बार मैं बता देता हूँ, गंभीरता पूर्वक इसको सुनिए कि सेंट्रल स्कूल जो था बनारस का, वो सेंट्रल स्कूल, हिंदू स्कूल, वो जो बनाई थी एनी बेसेंट बनाई थी। और यही सेंट्रल हिंदू स्कूल आगे चलकर 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय की सहायता से बनारस हिंदू महाविद्यालय बना। तो मित्रों, यहाँ पे बार बार इस प्रश्न में बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। जब स्कूल रहे तो एनी बेसेंट आंसर हो जाएगा, और अगर महाविद्यालय रहे तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली आंसर कौन होगा? मदन मोहन मालवीय रहेगा। और अगर मदन मोहन मालवीय ऑप्शन में नहीं है तो एनी बेसेंट हो सकता है, क्योंकि एनी बेसेंट इसमें भी योगदान दिया था, महाविद्यालय बनने में एनी बेसेंट का श्रेय था। लेकिन अगर लीडिंग रोल अगर देखा जाएगा कि ये जो है बनारस हिंदू महाविद्यालय बनाने में लीडिंग रोल जो था वो मदन मोहन मालवीय का था, स्कूल से महाविद्यालय बनाने में। इसलिए मैं इतना समय लिया कहा ताकि आप लोग समझ सकें। स्कूल की बात होगा तो डायरेक्ट एनी बेसेंट आंसर है, महाविद्यालय होगा तो दोनों उसमें भाग लिया था, लेकिन लीडिंग रोल में कौन था? मदन मोहन मालवीय था। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जो हम लोग देखेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या था, थियोसॉफिकल सोसाइटी का सफलता के बारे में बात करेंगे। लिमिटेशंस पहले इसका ये था कि ये जो सोसाइटी था वो रूढ़िवादी था। हमने पहले ही बोल दिया कि प्राचीन व्यवस्था को जानने की कोशिश किया था और प्राचीन जो है परंपरा को फॉलो करने की कोशिश किया, इसीलिए ये जो संस्था था रूढ़िवादी था। तो रूढ़िवादी इसकी जो है सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है। जैसे कि डॉक्टर भगवान दास, ऐसे सुब्रमण्यम इत्यादि लोग जो थे वो काफ़ी रूढ़िवादी थे, पुरानी परंपरा में ही चिपक के रहना चाहते थे, नए प्रोग्रेसिव परंपरा इसमें शामिल नहीं करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी कि इसके अनुयायी और इसके संस्थापक रूढ़िवादी थे, फिर भी इन्होंने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त किया। जैसे कि प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति को तो उजागर किया उन्होंने, जो चीज़ दबा हुआ था बहुत दिन के बाद उस सभ्यता और संस्कृति को उजागर किया। और जब प्राचीन गौरव गाथा को भारतीय लोग देखा, यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी लोग देखे, समझे, राष्ट्रवादी लोग समझे, तो इसको आत्मगौरव हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही मजबूती मिला इससे। ठीक है, तो यही वजह है मित्रों, यहाँ पे इसकी सफलता के रूप में आप देखेंगे कि जो प्राचीन इसकी जो था
अस्मिता था इन धर्मों का, जिन धर्मों को खोज रहे थे, प्राचीन सभ्यता और संस्कृतियों को उजागर किया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बल मिला। तो मित्रों, ये था आज का थियोसॉफिकल सोसाइटी। मुझे आशा है कि आप लोग इसकी स्थापना 1875 से लेकर के आप यहाँ तक, जहाँ तक इसकी सफलता की हमने बात किया है, समझ में आया होगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।